हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेरी गुड। इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत स्टूडेंट ने मैसेज करके भी बोला कि सर प्लीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट आप वीडियो बनाइए। सो मैं बना रहा हूं, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैंने बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज के प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो है बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको ज़रूर देखना, बिकॉज उसको देखे बिना ये चैप्टर आपको समझ में, मतलब ये टॉपिक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा। बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट डील्स विथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टोटली डिपेंड करता है कि हमारी जो करेंसी है वेयर इट स्टैंड्स अगेंस्ट दी करेंसी ऑफ दी अदर कंट्रीज। तो बेसिक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें ये बताता है, इट्स अ डिटेल ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ आवर कंट्री। देखिए, दिस इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब इसमें हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में कितना हो रहा है, इंपोर्ट दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में कितना हो रहा है। तो पहले तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझने से पहले। जनरली लोग एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को कैसे समझते हैं? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को समझने का मतलब लोग ये समझते हैं, सिर्फ आप ही नहीं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स या मेजॉरिटी पीपल यही समझते हैं कि इंपोर्ट का मतलब दूसरे कंट्री से गुड्स को खरीदना और एक्सपोर्ट का मतलब अपने कंट्री से गुड्स दूसरे कंट्री में बेचना। ठीक है? तो अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप गलत नहीं हो, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया जाए तो आप फंस जाओगे। कैसे फंसोगे? अगर मैं ये बोलूं कि एक अमेरिकन इंडिया आया था कुतुब मीनार और ताजमहल वगैरह देखने एज अ टूरिस्ट, तो वो हमारे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? तो बहुत स्टूडेंट इसको बोलते हैं कि ये इंपोर्ट है, बिकॉज फॉरेन कंट्री का बंदा हमारे कंट्री में आया। इंपोर्ट का मतलब होता है जब उनके गुड्स को हम खरीदते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट को समझने का जो दिमाग में अभी आपने डाल रखा है ये कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को डिलीट कीजिए, इरेज कीजिए और इस कंसेप्ट को समझिए। जब भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब अपने कंट्री के गुड्स को दूसरी कंट्री में बेचते हैं, तो होता क्या है कि हमारे को वो लोग पेमेंट करते हैं। सो कैश इनफ्लो होता है। क्या होता है? कैश इनफ्लो। पैसा दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आता है, राइट? तो वो क्या हो गया? वो हो गया एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज कैपिटल इनफ्लो या कैश इनफ्लो इनटू आवर कंट्री फ्रॉम द अदर कंट्रीज। ठीक है? और इंपोर्ट में जब हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जब प्रोडक्ट दूसरे कंट्री से हम खरीदते हैं, उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो हमारे कंट्री से उनके कंट्री में पैसा जाता है, तो इसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंसेप्ट, मैं इनको हाईलाइट कर दूं सो दैट आप जो है इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है? चलिए, तो अगर समझने की बात क्या है, यहां पे समझने की बात यह है कि एक्सपोर्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज कैश इनफ्लो एंड इंपोर्ट इज ऑलवेज अंडरस्टूड एज कैश आउटफ्लो। वापस से उसी एग्जांपल पे आते हैं कि एक अमेरिकन हमारे कंट्री में एज अ टूरिस्ट आया, तो हमारे कंट्री के लिए वो एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? एक्सपोर्ट है। क्यों एक्सपोर्ट है? क्योंकि जब अमेरिकन इंडिया में टूरिस्ट बन के आएगा तो यहाँ आके पैसे खर्च करेगा, मतलब दूसरे कंट्री के पैसे हमारे कंट्री में आ रहे हैं। और अगर कोई इंडियन वहाँ घूमने गया, अमेरिका या दुबई कहीं भी घूमने गया है, तो वो हमारे कंट्री के लिए इंपोर्ट है, बिकॉज यहाँ के पैसे वहाँ जाएंगे, खर्च होंगे। ठीक है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट कर लें या समझ लें, is a systematic record of all economic transaction that takes place between the resident of the country and rest of the world। मतलब सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे, डेट वाइज लिखेंगे। रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो होता है हमारे कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है? तो जो एक्सपोर्ट होता है उसमें पैसा आता है, सिर्फ मनी का इनफ्लो होता है ना? मनी इनफ्लो होता है, तो जो एक्सपोर्ट के ट्रांजैक्शन है उसको हम क्रेडिट करते हैं। सो बेसिकली इट्स अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट, है ना? इट्स डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से हम करते हैं, है ना? तो ऑल दी कैश इनफ्लो इज रिटन ऑन दी क्रेडिट साइड, ऑल दी कैश आउटफ्लो, मनी आउटफ्लो, दैट इज इंपोर्ट। मनी आउटफ्लो क्या होता है? इंपोर्ट इज रिटन ऑन दी डेबिट साइड। जो अकाउंट्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप इतना समझ लो कि इसको एक टेबल बनता है
एक साइड क्रेडिट मतलब कैश इनफ्लो, एक साइड डेबिट मतलब कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो ऑल दी एक्सपोर्ट्स, कैश आउटफ्लो ऑल दी इंपोर्ट्स। हम एंट्री करते जाते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, और उसके बाद एंट्री करने के बाद ईयर एंड में वो बैलेंस करते हैं। जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने के बाद समझ में आता है कि अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू रिसीव मोर दैन व्हाट वी हैव टू पे। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हम कहते हैं सरप्लस है या पॉजिटिव है या फेवरेबल है, ठीक है। मतलब वी हैव टू रिसीव मोर मनी दैन व्हाट वी हैव टू पे, बिकॉज एक्सपोर्ट मीन्स कैश इनफ्लो, इंपोर्ट मीन्स कैश आउटफ्लो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली मैं आपको अगर टेबल बना के समझाऊं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, ये पीडीएफ के लिए मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 9801345670। व्हाट्सएप करें कि आपने ये वीडियो देखी है, मुझे प्लीज़ ये पीडीएफ दे दो, मैं आपको ये पीडीएफ फॉरवर्ड कर दूंगा। आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट, ओके। चलिए एक एग्जाम्पल से बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं, ठीक है। चलिए एक हम अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखा पर्टिकुलर अमाउंट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दिस इज डेबिट साइड, मतलब ऑल दी इंपोर्ट्स विल बी रिटन ऑन दिस साइड। दिस इज क्रेडिट साइड, ऑल दी एक्सपोर्ट्स विल बी रिटन ऑन दिस साइड। तो मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्चुअली होता क्या है। तो साल भर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए, हमने यहाँ लिखा, सपोज करो कि हमने इंपोर्ट किया ऑयल, है ना, हम लोग ऑयल इंपोर्ट करते हैं, लेट्स से 5000 करोड़, तो ऑल द फिगर्स आर इन करोड़, ठीक है। हमने इंपोर्ट किया मेडिसिन 2000 करोड़, हमने इंपोर्ट किया आईटी सर्विसेज, ठीक है, लेट्स से 1500 करोड़। तो हमारा टोटल इंपोर्ट जो हुआ वो हुआ है 8,500 करोड़। हमने एक्सपोर्ट किया, क्रेडिट साइड है, पैसे आएंगे तो यहाँ हम लोग हमने एक्सपोर्ट किया लेट्स से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है, लेट्स से 4000 करोड़, ठीक। हमने एक्सपोर्ट किया लेट्स से कॉटन, ठीक, और हमने एक्सपोर्ट किया लेट्स से केमिकल। तो ये किया 1000 करोड़ और ये किया 1000 करोड़। तो अब क्या है, ये बैलेंस आ गया 6000 करोड़। तो हमारा एक्सपोर्ट 6000 का है, इंपोर्ट जो है वो 8500 का है। मतलब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हम क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करते हैं, तो हमें ये बैलेंस मिल जाता है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, मैं आपको पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट करता क्या है वो समझा रहा हूँ। तो हमारा एक्सपोर्ट था 6000 करोड़ का, इंपोर्ट था 8500 करोड़ का, तो टोटल 2500 करोड़ रुपया ये नेगेटिव बैलेंस आया, राइट। दिस इज अ नेगेटिव बैलेंस, इसको मैं नेगेटिव बैलेंस। तो भैया ये करने के बाद अपने को क्या समझ में आया, अपने को ये समझ में आया कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के बाद हमारा नेगेटिव बैलेंस है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बता रहा है, नेगेटिव, हमें पे करना है। बैलेंस मतलब एडजस्टमेंट, लेन देन करने के बाद, और पेमेंट मतलब एडजस्टमेंट करने के बाद पेमेंट का क्या स्टेटस है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नेगेटिव। नेगेटिव बोलते हैं इसको हम लोग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। सब नाम लिखते रहो आप लोग, ठीक है, क्या क्या बोलते हैं। इफ इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट वी कॉल इट डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, और एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो मैंने बताया है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप करना, मैं भेज दूंगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा होता है, इसको डेफिसिट, एडवर्स या अनफेवरेबल बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि वी हैव टू मेक मोर पेमेंट देन व्हाट वी हैव टू रिसीव। यहाँ क्या बता रहा है, 2500 करोड़ हमें देने हैं एक्स्ट्रा। और अगर यही सिचुएशन उल्टी होती, एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट होता, तो उतने पेमेंट हमें, लेट्स से एक्सपोर्ट हमारा 8500 करोड़ का होता और इंपोर्ट हमारा लेट्स से 6000 करोड़ का होता, तो पॉजिटिव बैलेंस आता कितना, 2500 करोड़ का। इसका मतलब हमें लेन देन करके एडजस्टमेंट करने के बाद द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव जब होता है इसको हम कहते हैं सरप्लस, इसको हम कहते हैं फेवरेबल, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका मतलब हमें पेमेंट मिलना है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन
सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन आवर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे ही सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, आपको समझ में आ गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ही डील करता है, ठीक। चलिए अब हम लोग आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के स्ट्रक्चर पे। देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस किस की एंट्री होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस किस जो वे एंट्री करते हैं किस किस पे करते हैं। वी मेक एन एंट्री ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ visible goods, export and import of visible goods. Visible goods are goods which can be seen, which can be touched, जिसका रिकॉर्ड हम पोर्ट पे रख सकते हैं, ठीक है। विजिबल गुड उसको कहते हैं। जैसे अगर हमने यूएस से एप्पल के आईफोन जो एप्पल आईफोन इंपोर्ट किया तो वो विजिबल गुड है। अगर हमने जापान से सोनी के म्यूजिक सिस्टम इंपोर्ट किए तो वो विजिबल गुड है। तो इसका जो अमाउंट होता है वो एंट्री करते हैं। फिर हम एंट्री करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स। नाउ व्हाट आर दीज इनविजिबल गुड्स? दीज आर सर्विसेज, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये सर्विसेज जितने इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं। सपोज करो कि मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, आई एम टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन लेट्स से यूके और यूएस। तो वो जब हमें पे करेंगे तो हमारे कंट्री के लिए एक्सपोर्ट हो गया। आई प्रोवाइडेड देम दी सर्विस एंड दे पेड मी फॉर दैट। तो अगर मैं इन दोनों को रिलेट करूँ तो इन दोनों का एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ कि दोनों आपको समझ में आ जाएँ। कि सपोज करो कि इंडिया ने जापान से सोनी के म्यूज़िक सिस्टम और लेट्स से कैनन के कैमरा, निकॉन के कैमरा इंपोर्ट किए, ठीक है। तो अब जो एक कैमरा, म्यूजिक सिस्टम जो भी आ रहे हैं वो तो हमारा उसकी जो वैल्यू होगी वो किस हेड में आ जाएगा, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स में आ जाएगा। अब जापान ने जब वो शिपमेंट भेजी हमारे पास, जो कंपनी हमारे पास वो लेके आएगी, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी, हम उसे भी पैसे देंगे। तो वो जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का पैसा होगा वो हो गया इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, बिकॉज ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस, राइट। और सपोज तो जापान ने बोला कि भाई इतना बड़ा कंसाइनमेंट आप इंपोर्ट कर रहे हो, इन केस रास्ते में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो भैया उसको आप इंश्योर करवा लो। अब इंश्योर करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम देना पड़ेगा, कि जापानीज कंपनी ही इंश्योर करेगी। जब हम प्रीमियम देंगे तो वो प्रीमियम भी क्या हो गया, वो प्रीमियम हो गया इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, जो इंश्योरेंस के लिए हम पे कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यूनिलैटरल, थर्ड आइटम इज यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। यूनिलैटरल ट्रांसफर इज वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जैसे गिफ्ट, डोनेशन, जैसे जनरली ट्रांजैक्शन गिव एंड टेक होता है, राइट। बट यूनिलैटरल ट्रांसफर्स आर वन साइडेड ट्रांजैक्शन, जैसे गिफ्ट आ गया, डोनेशन आ गया, जिसके बदले में द अदर पर्सन डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। लेट्स से अभी कहीं पे इंडिया में सपोज करो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ गया, या हिमाचल साइड में क्लाउड बर्स्ट हो गए, या लैंडस्लाइड हो गया और बहुत नुकसान हो गया। तो क्या हो, सपोज करो कि अमेरिका वांट्स टू मेंटेन अ कॉर्डियल एंड गुड रिलेशन विद इंडिया। तो अमेरिका ने इंडिया को लेट्स से 10,000 करोड़ रुपीस दे दिए कि भाई आपके पर्टिकुलर एरिया में, हिमाचल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इस पैसे से आप थोड़ा उनको प्रॉब्लम को कम कर सकते हो। तो ये जो पैसा आया है, डोनेशन आया है, इसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर्स कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, पैसे अगर आ रहे हैं तो एक्सपोर्ट है। जैसे विजिबल गुड हमने बेचा, पैसे आए, एक्सपोर्ट। खरीदा, पैसे गए, इंपोर्ट। सिमिलरली सर्विसेज भी अगर हमने प्रोवाइड की है और पैसे मिले हैं तो एक्सपोर्ट। सर्विसेज हमने लिया है और हमने पैसा दिया है, इंपोर्ट। यूनिलैटरल ट्रांसफर, डोनेशन मिला, गिफ्ट्स मिले, एक्सपोर्ट। अगर हम भी डोनेशन दें, गिफ्ट दें, अच्छे रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, हमने भी कुछ दिन के बाद यूएस को, लेट्स से यूएस में एक ओल्ड एज होम में गए और हमने भी उनको 10,000 करोड़ रुपए या 15,000 करोड़ रुपए गिफ्ट दे दिए यूएस गवर्नमेंट को कि आपके यहाँ जितने भी ओल्ड एज होम हैं आप उन पे ये पैसे लगाओ, उनको आप घर वर दो, उनको खाना वाना खिलाओ। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इनकम में क्या क्या आता है, इनकम में आता है लेट्स से हमने किसी शेयर्स में पैसे लगाए हैं, डिविडेंड मिला हमें, या हमने लोन दिया है, हमें इंटरेस्ट मिला, या हमने किसी बिजनेस को वहाँ स्टार्ट किया है, प्रॉफिट। अब देखो मैं तीन चीज़ समझाता हूँ आपको।
डिविडेंड, जब हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है। अगर किसी अमेरिकन ने या किसी दूसरी कंट्री के लोगों ने हमारे कंट्री के किसी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं, लेट्स से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड हमारे कंट्री से, अब जो भाई जितने शेयर होल्डर डिविडेंड सबको मिलेंगे, ऐसा तो वो नहीं कह सकते कि इंडियन शेयर होल्डर को मिलेंगे और फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं मिलेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जो भी अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री के लोगों ने हमारे कंट्री के शेयर्स खरीदे हैं और रिलायंस और लेट्स से अडानी और टाटा स्टील के शेयर्स लिए और जो हम डिविडेंड देंगे तो उनको भी मिलेगा। डिविडेंड जब जा रहा है यहाँ से तो हमारे लिए क्या हो गया, इम्पोर्ट हो गया, क्योंकि हमारे कंट्री से पैसा निकल के उनके पास जा रहा है। सिमिलरली अगर हमने लेट्स से एप्पल में यूएस में एप्पल कंपनी का शेयर्स खरीदे हैं या हमने टेस्ला कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और वो जब डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे तो हमें मिलेंगे, है ना। तो दूसरे कंट्री से पैसा हमारे कंट्री में आ रहा है एज डिविडेंड, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। सेम इज विथ इंटरेस्ट, अगर हमने लोन दिया है, इंटरेस्ट आ रहे हैं तो एक्सपोर्ट, हमने लोन लिया है और हम इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारे कंट्री से वहाँ पैसा गया तो इम्पोर्ट। सिमिलरली प्रॉफिट, जैसे एप्पल इंडिया में इतना बड़ा बिजनेस कर रहा है और एप्पल तो अब ग्रेजुअली इंडिया को बहुत मेजर अपना वन ऑफ द मेन मार्केट समझ रहा है, तो इतना इन्होंने इंडिया में इन्वेस्ट किया, जो प्रॉफिट हो रहा है एप्पल को, तो हमारे कंट्री से पैसा निकाल के उस कंट्री में गया एज प्रॉफिट, तो वो इम्पोर्ट हो गया। सिमिलरली इंडिया का कोई फर्म अगर यूएस में है, यूके में है, लेट्स से टीसीएस है ना, या विप्रो है, ठीक है, तो अब जब वहाँ से हम पैसा कमा रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारे लिए एक्सपोर्ट हो गया। और नेक्स्ट इज कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी। तो अगर कोई इंडियन बाहर जाके काम कर रहा है, ठीक है, इंडियन है लेकिन बाहर जाके उन्होंने कुछ दिन काम किया, सैलरी मिली, तो एक इंडियन को सैलरी बाहर से मिली है, तो एन इंडियन हैज अर्नड अ सैलरी फ्रॉम यूएस, तो यूएस का पैसा हमारे पास आया तो एक्सपोर्ट हो गया। सिमिलरली बहुत सारे बाहर के लोग, मैनी आई स्टे इन जमशेदपुर, तो टाटा स्टील जमशेदपुर में है, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे जर्मन्स हैं और बहुत सारे जापनीज़ हैं जो टाटा स्टील उनको 6-6 महीने के लिए यहाँ बुलाती है, बिकॉज दे आर टेक्निकल नॉलेज उनके पास बहुत है, तो टाटा स्टील उनको 6-6 महीने के लिए यहाँ बुलाती है और काम करवाती है ना, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे बुलाते हैं, उनको जो पेमेंट मिला वो उनकी जो सैलरी है इंडिया से वहाँ गई, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया वो, ठीक है। तो ये इनकम। और चौथा इज कैपिटल ट्रांसफर्स, सॉरी पांचवा, ये जो है ये वो ट्रांजैक्शन है जो अपने कंट्री के ये वो ट्रांजैक्शन है जो अपने कंट्री के एसेट्स और लायबिलिटीज़ को इम्पैक्ट करे, ठीक है, ये वो ट्रांजैक्शंस में आते हैं। जैसे अगर आप समझो कि अगर इंडिया ने लोन लिया यूएस से, अगर इंडिया ने यूएस से लोन लिया और लोन लिया तो भाई पैसे आए हैं, ठीक है, पैसे जब आए हम लिखेंगे तो क्रेडिट साइड, इसको एक्सपोर्ट मानेंगे, लेकिन व्हाट हैज़ इट डन, इट हैज़ क्रिएटेड अ लायबिलिटी फॉर अस। तो एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन आर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच इम्पैक्ट्स आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल कम इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ट्रांसफर्स। सो अब सपोज करो कि अगर हमने यूएस से लोन लिया, पैसे आए, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे कि इतने का लोन आया है, लेकिन इट इज क्रिएटिंग अ लायबिलिटी फॉर अस। व्हाई लायबिलिटी? बिकॉज वी हैव टू रिटर्न दिस मनी टू देम, तो वो क्या आ जाएगा, हमारे कैपिटल ट्रांसफर में आ जाएगा। या इंडिया ने लोन दिया है तो अभी हमारा एसेट क्रिएट हुआ, क्योंकि जब हम लोन देंगे दूसरे कंट्री को हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो हमारा एसेट क्रिएट हो गया। या हमने इन्वेस्टमेंट किया, इंडिया ने यूके की कोई कंपनी या जापान की कोई कंपनी खरीद ली, तो इंडिया के लिए एसेट बढ़ गया वो, तो वो कैपिटल ट्रांसफर में आएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर जो है, ये 5 आइटम, बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर जो है उसमें ये 5 आइटम आते हैं। अब याद रहे पहले चार आएंगे करेंट अकाउंट पे, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 पार्ट्स, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो करेंट अकाउंट होता है उसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड इनकम आता है। और जो कैपिटल ट्रांसफर है, ये लास्ट वाला, ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में आता है। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्ट्रक्चर, आई होप एवरीबडी दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जो है आप समझ लो कि ये अगर आप समझ गए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आधी चीज़ें तो आप समझ चुके हो। एक जो खाली चीज़ है इसमें करंट अकाउंट, सॉरी, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड का डिफरेंस जो है
वो जो है वो डिफरेंस मैं आपको अगले वीडियो में समझाता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो एक अलग से समझने वाला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है और ये किस तरीके से इसको मतलब ट्रीट किया जाता है, ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है, किसको करेंट अकाउंट में डालना है, किसको कैपिटल अकाउंट में डालना है, मैंने वो समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी, आई एम श्योर अच्छी लगी होगी, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूँ आपको, तो प्लीज़ फॉरवर्ड दीज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स so that we both can grow together. Thank you so much and have a good day. Bye bye.